Hello everyone. We were doing our chapter number 7. Let's start the today's work. So हम ये कर रहे थे न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स. तो हम इसके 2 पैराग्राफ कर चुके थे. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. पाठशालाज, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर स्पॉटेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स. कि भाई अब जो नए रूल्स बना दिए थे, एजुकेशन पॉलिसी जो नई लागू कर दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ सिस्टम बनाया गया था, वो सब बता रहे हैं. कि अब क्या कह रहे हैं कि जो पाठशालाएँ इन नए रूल्स को मानती थी, एक्सेप्ट करती थी, उन्हीं क्या मिलता था, गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन मिलती थी, ग्रांट मिलते थे. दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट. और जो पाठशाला, जो स्कूल ये गवर्नमेंट के जो न्यू रूल्स थे इनको मानने में अनविलिंग थी, जिनकी इच्छा नहीं थी, तो वो उनको गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट, कोई भी सहारा नहीं मिला था. ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू compete विद द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशालास. और विद भाई टाइम के साथ साथ जो गुरु यानी कि जो टीचर्स अपना इंडिपेंडेंसली यानी कि स्वतंत्र रूप से अपना काम करना चाह रहे थे या काम कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता चला गया. जो गवर्नमेंट एडेड मीन्स होता है गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलता है. जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो पाठशालाएं स्कूल चल रही थी, उनके साथ उनको compete करना मुश्किल हो जाता. compete मीन्स कंपटीशन वाला. द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस. अब ये जो नए रूल्स आए थे, रूटीन्स लागू हो गई थी, इसके कुछ और कॉन्सिक्वेंस, कुछ और रिजल्ट भी निकले. क्या थे? इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो टू पाठशालाज. कि भाई पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या था कि जो लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, यानी कि गरीब किसान के जो बच्चे थे, वो भी पाठशालाओं में जाने लायक थे, यानी कि वो भी पाठशालाओं में जा सकते थे आराम से. सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सिबल, क्योंकि तब तक क्या था, जो हमारा टाइम टेबल था यानी कि स्कूल का जो टाइम टेबल होता था वो फ्लेक्सिबल होता था, यानी कि बहुत अच्छा होता था, वो बच्चों के अकॉर्डिंग होता था. द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस. अब जो नया सिस्टम था हमारा एजुकेशन का, उसके क्या था, उसके अंदर रेगुलर अटेंडेंस कर दिया गया. कि मीन्स डेली बच्चों की भाई अटेंडेंस लेनी है. इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन टू पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड्स. इवन यानी कि जब कटाई का काम होता है, फसलों का काम होता है, काटने का काम होता है, तो जो भाई गरीब लोग होते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को भी उसमें काम में लगा देते हैं. तो क्या था कि भाई जो गरीब बच्चे थे वो उस टाइम पर स्कूलों में नहीं जा पा रहे थे. देखिए, ये आपकी अटेंडेंस की पॉलिसी अब भी चल रही है. तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये तब से ये लागू हो रखी थी हमारी. Inability to attend school came to be seen as indiscipline, as evidence of the lack of desire to learn. और inability to attend the school, जो भाई बच्चा स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, या स्कूल में नहीं आ रहे थे, तो उसको भाई इनडिसिप्लिन माना गया और उनका क्या समझा जाएगा कि भाई वो देवर लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न, मीन्स कि उनके अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं है. अब आता है नेक्स्ट आपका द एजेंडा फॉर इन नेशनल एजुकेशन. कि मीन्स नेशनल एजुकेशन के लिए क्या एजेंडा अपनाया गया. ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया. क्या कहते हैं कि सिर्फ अंग्रेज़ ही नहीं थे जो क्या सोच रहे थे, ओनली पीपल, जो भारत में एजुकेशन के बारे में सिर्फ अंग्रेजी नहीं सोच रहे थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो सोच रहे थे. फ्रॉम द 19th सेंचुरी मैनी थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बिगिन टू टॉक टू द नीड फॉर ए वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. 19th सेंचुरी तक क्या हो गया था भाई कि भारत के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से कुछ भारतीय भी भारत में एजुकेशन की सेपरेट के लिए भी, भारत में एजुकेशन का
अच्छे से विस्तार होना चाहिए, इस चीज़ के लिए वो सोचने लगे थे। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप, वो लोग जो यूरोप में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जो विकास हो रहे थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, प्रभावित थे। सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। कुछ लोग सोचते थे, कुछ भारतीय ये सोचते थे कि अगर भारत में भी वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी आ जाए, ठीक है, तो वो हेल्प करेगी हमें मॉडर्नाइज करने में, यानी कि आधुनिकीकरण के लिए। दे अर्ग्ड दैट ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, उन्होंने अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट की कि भाई बहुत ज़्यादा स्कूल खोले जाएँ, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएँ, एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, और एजुकेशन के ऊपर और ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएँ। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में आपको इन सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा कुछ पता चलेगा। देयर वर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, लेकिन कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में थे, और उनमें से जैसे महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर वर टू सच इंडिविजुअल्स। ये दोनों क्या थे, वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में थे। लेट अस लुक एट व्हाट दे हैड टू से, देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस, कि भाई इंग्लिश एजुकेशन ने हमें क्या बना दिया है, उन गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians, कि भाई ये जो कॉलोनियल है इन एजुकेशन है, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, इसने भारतीयों के दिमाग में इन्फीरियरिटी डाल दी है, यानी कि अब भारतीय अपने आप को कम समझने लगे हैं। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर, और इसके कारण वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ज़्यादा सुपीरियर मान रहे हैं, यानी कि वो अपने कल्चर को, भारतीय जो हैं वो अपने कल्चर को कम समझने लगे हैं और वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। एंड डिस्ट्रॉयड देयर प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर, और भाई जो प्राइड है, जो गर्व है अपने हमारे कल्चर में, वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन सेट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या तक कह दिया इस एजुकेशन के लिए कि इस एजुकेशन में जहर है, पॉइजन है। किस तरीके का पॉइजन है भाई, कि भाई ये एजुकेशन क्या कर रही है, हमारे कल्चर को तो ख़त्म कर रही है और ब्रिटिश कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को हमारे इंडिया में लेकर आ रही है, ठीक है, यानी कि जो भारतीय जो है वो अपने कल्चर को भूलते हुए जा रहे हैं। इट वॉज सिनफुल, इट इंस्लेव्ड इंडियंस, काफ़ी सिनफुल मीन्स होता है पाप, सिन होते हैं पाप, कि भाई ये बहुत गलत है कि इसी ने हमें दास बनाया। इट कास्ट एन ईविल स्पेल ऑन देम, ईविल स्पेल मीन्स कि ये हमारे ऊपर एक काले जादू की तरह फैल रहा है, या काला जादू हमारे ऊपर कर रहा है। चार्म्ड बाय द वेस्ट, कि भाई हम वेस्ट का जो चार्म है, जो चमक है, उससे अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट, कि भाई जो वेस्ट की जो चमक है उससे लोग क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, और जो भी चीज़ वेस्ट से आती है उससे उसको अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि अंग्रेज़ों की यानी जो चीज़ है उनको तो हम पसंद करते जा रहे हैं। इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशंस बिगेन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल, कि भाई जो भारतीय वो इन इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन ले रहे हैं, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशंस के जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें जो एडमिशन शिक्षा ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रिटिश रूल को एडमायर करने लगे हैं, यानी कि वो अंग्रेज़ों को पसंद करने लगे हैं। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और जबकि महात्मा गांधी किस चीज़ के फेवर में थे, कि भारत में एक ऐसी एजुकेशन की ज़रूरत है जो भारतीयों के अंदर फिर से सेंस ऑफ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को जगा सके। सेंस ऑफ डिग्निटी के मीन्स कि भारत के लिए, हमारी कंट्री के लिए जो हमारा फ़र्ज है उस चीज़ को। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ग्ड स्टूडेंट्स टू लीव एजुकेशनल institutions in order to show the British that Indians were no longer willing to be enslaved। जब नेशनल मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है, उस दौरान महात्मा गांधी ने लोगों को, स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि जो जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो हैं उनको वो छोड़ दें। क्यों? ताकि ये शो करने के लिए कि वो अब और ज़्यादा ब्रिटिश के गुलाम रहना नहीं चाहते।
Mahatma Gandhi strongly felt that Indian languages ought to be the medium of teaching. महात्मा गांधी ये स्ट्रोंगली मानते थे कि भारतीय जो लैंग्वेज है वही हमारा मीडियम ऑफ टीचिंग होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है हमें उसी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए. एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस, डिस्टेंस्ड दैम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स. कि भाई एजुकेशन इन इंग्लिश, जो एजुकेशन इंग्लिश में दी जा रही है वो भारतीयों को क्या कर रही है, अपनी सोशल सराउंडिंग से ही दूर करती जा रही है, ठीक है. एंड मेड दैम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड्स, और वो अपनी ही ज़मीन पर अपने ही देश में स्ट्रेंजर बनते जा रहे हैं, यानी कि वो अपने देश के बारे में अपने कल्चर के बारे में भूलते जा रहे हैं. स्पीकिंग ए फॉरेन टंग, डिस्पाइजिंग द लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट द मासेस. कि भी फ़ॉरेन लैंग्वेज बोलकर और फ़ॉरेन लैंग्वेज को अडॉप्ट कर कर फ़ॉरेन इंग्लिश एजुकेशन को सीख कर हम डिड नॉट नो, हम ये भूल रहे हैं या हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमें आम जनता के साथ किस तरीके से रिलेट करना है. वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज. क्या कहते हैं महात्मा गांधी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर ही ध्यान देती है, और ओरल जो एक ओरल ज्ञान होता है, यानी कि जो एक मुज़बानी जो ज्ञान होता है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं होता. इट वैल्यू टेक्स्ट बुक्स रेदर देन लाइव्ड एक्सपीरियंस. और वेस्टर्न एजुकेशन सिर्फ बुक्स पर डिपेंड करती है, किसी लाइव एक्सपीरियंस पर नहीं करती. एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, और ना ही उसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है. He argued that education ought to develop a person's mind and soul. उन्होंने क्या आर्ग्यू दिया कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक व्यक्ति के माइंड को और उसकी सोल को उसका विकास कर सके. लिटरेसी और सिंपल लर्निंग टू रीड एंड राइट, कि मीन्स बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन. कि भी अगर व्यक्ति को पढ़ना और लिखना आ जाए तो उसको एजुकेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है, उसको एजुकेटेड नहीं माना जाएगा. पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न ए क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड. कि भी लोगों को अपने हाथों से काम करना है, एक क्राफ्ट, एक कोई आर्ट उसे सीखनी है. एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, और उन्हें पता होना चाहिए कि वे कैसे अलग अलग चीज़ें, कौन सी चीज़ कैसे होती है. दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. और इस तरीके से ही उनका दिमाग विकास कर सकता है, दिमाग का विकास हो सकता है, और उनकी जो कैपेसिटी है चीज़ों को समझने की वो डेवलप हो सकती है. ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग.